हेलो। आज का अपना टॉपिक है बिहार चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब वापस साउथ अफ्रीका से आए थे और फर्स्ट ईयर जो यहाँ पे वो बिता रहे थे, उसमें उनका मेन काम था कि पूरे इंडिया का टूर करना और उस माध्यम से इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में सोचना, जानना और फिर उसका किस तरीके से सही किया जा सकता है, उसके बारे में उनका समय बीत रहा था। तो गांधी जी सबसे पहले जो काफ़ी सक्सेसफुल और प्रॉमिसिंग विक्ट्री जो है एज अ कॉमन मैन उनको मिलता है, वो मिलता है चंपारण में। तो चंपारण का सत्याग्रह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्याग्रह है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री का हो या फिर मेंस का। तो इसका नोट्स बना लेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अंग्रेज़ की सबसे बड़ी पावर थी, उस अंग्रेज़ के पावर को इन्होंने इस तरीके से हैंडल किया कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि अंग्रेज़ जो है, जो उनके ख़िलाफ़ है, जैसे महात्मा गांधी जी उनके ख़िलाफ़ थे और अंग्रेज़ों ने जो कमेटी बनाई उसमें महात्मा गांधी जी को भी इंक्लूड किया गया था। तो अपने आप में ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग विक्ट्री थी अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, और ऐसा ब्रिटिश पावर जिसके बारे में कहा जाता है जिसका कभी सूर्यास्त ही नहीं होता है। इसका मतलब था कि इतनी बड़ी उनकी एरियाज़ थी, कॉलोनीज़ था कि कहीं ना कहीं तो सनरेज़ पड़ती ही थी। और गांधी जी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में काफ़ी काम कर चुके थे। नॉन वायलेंस और सत्याग्रह जो उनका मेन हथियार था, अहिंसा और सत्याग्रह, उन चीज़ों को लेकर के, और पहली बार भारत में चंपारण में उन्होंने इन चीज़ों को भी अप्लाई किया। और इससे इंडियंस के अंदर एक उम्मीद जागी कि हम लोग भी अंग्रेज़ को अपने सही तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। अब इसके कुछ बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें कि चंपारण में आखिर प्रॉब्लम था क्या, क्यों प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, तो मेन रीज़न बिहाइंड इट वाज द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, कि इंडिगो जो नील होती है उसकी खेती जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो वहाँ के किसानों के लिए एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब कहता है कि वहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती थी पहले। एक होता था जीरत। जीरत के अंदर क्या था कि यूरोपियन प्लांटर्स क्या करते थे, ज़मीन पे लेबरर्स के मदद से डायरेक्टली इंडिगो कल्टीवेट करते थे। अब जो मज़दूर वहाँ पे काम करते थे उनको उतनी अच्छी वेजेस भी नहीं मिलती थी और कई बार उनको बेगारी में काम करना पड़ता था, और उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। और दूसरा जो सिस्टम था वो था 3 कठिया सिस्टम, कि जैसे 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो कंपलसरी था वहाँ के किसानों के लिए कि वो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे हमेशा जो है इंडिगो लगाएंगे। तो इंडिगो लगाते थे वो लोग, और इंडिगो के कल्टीवेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। जो उनका सबसे फर्टाइल लैंड होता था उसी पे उनको खेती करनी होती थी, और चूँकि इंडिगो का रूट्स जो जड़ है वो काफ़ी गहरा होता है, जिसके वजह से उस सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, मॉइस्चर थी, वो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाती थी, जिसके वजह से कोई और भी फसल जो है वहाँ पे फिर उगा नहीं पाते थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि वो ज़मीन को वो लोग क्या करते थे, बंजर कर देते थे। अब इसमें जो समस्याएं एराइज़ होती है वो एराइज़ होती है जब आपका जर्मनी जो था उसने क्या किया, एक जो है सिंथेटिक टाइप का इंडिगो जो है डेवलप करता है 1893 के अंदर। 1893 में जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है क्या किया, डेवलप किया,
जिसके वजह से डिमांड जो थी इंडिगो की वो क्या होती चली गई, कम होती चली गई। अब जब डिमांड कम हुआ तो अंग्रेज़ इसको जो है ख़रीदते नहीं थे, और अगर किसान बदले में बोलते थे कि भाई हमको तब फिर कंपलसरी नहीं रखें कि भाई इंडिगो का कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा, और इसके बदले में भी जो किसान थे उनसे टैक्स मांगा जाता था, उन पे जो है फ़ाइन लगाया जाता था, और अगर नहीं किसान खेती करनी है तब भी उसके बदले में इनको टैक्स की डिमांड की जाती थी। तो यही समस्याएं के साथ जो है वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे थे। तो कहता है बेसिकली कि यहाँ पे जो इन्हेंस्ड ड्यूज़ थे या इलीगल ड्यूज़ जो हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ कल्टीवेशन अगर हटाना है तो उसके लिए भी इनको टैक्स देना पड़ता था। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और जर्मन डाइस की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो फिर से जो है इनका डिमांड्स जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया कि बिहार से जो है इंडिगो को भेजा जाना है, ठीक है। और इसके वजह से और ज़्यादा पेजेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। अब यहाँ के बाद बेसिकली जो समस्याएं थी किसानों की, वो एक न्यूज़पेपर हुआ करता था बिहारी। वो न्यूज़पेपर ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने जो है अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे कि किस तरीके से चंपारण के किसानों का शोषण हो रहा है। तो कहा जाता है दो नेता थे या किसान थे, एक तो राजकुमार शुक्ल और एक थे संत राउत, और ये दोनों जो है क्या करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशंस में जाते हैं और वहाँ पे इन बातों को उठाते हैं कि भाई इंडिगो प्लांटर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा किसानों का शोषण कर रहे हैं, तो उन शोषण को क्या किया जाए, बंद करवाया जाए। अब यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि जब 1916 के अंदर कांग्रेस का 31st अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ था, तो वहाँ पे बिहार से काफ़ी लोग गए थे और वहाँ पे ब्रज किशोर प्रसाद जी थे। उन्होंने सजेशन दिया कि एक कमेटी बनाया जाए जिसके अंदर गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हों, और वो सही जायज़ा जा कर के चंपारण के लोगों का, किसानों का लें। अब कहता है वहाँ पे जो है गांधी जी जो है से राजकुमार शुक्ल जी मिलने के लिए जाएंगे, और गांधी जी को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है एक बार तो कम से कम आइए और वहाँ पे किसानों की जो समस्याएं हैं उसको देखिए। अब इसके लिए गांधी जी सबसे पहले कलकत्ता से पटना आते हैं 10 अप्रैल 1917, यानी 10 अप्रैल 1917 को। अब जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो मिलेंगे किससे, तो कहता है कि वो गए मिलने के लिए बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के एक मंत्री थे J.M. विल्सन, मुजफ्फरपुर में थे वो। तो वहाँ से वो गए और अपने आने का कारण गांधी जी बताते हैं कि भाई ऐसी बात है। लेकिन विल्सन जो थे वो किसी भी तरीके की सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फिर वो जो है जाते हैं आपके पास तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर थे मिस्टर मोसैड, ये वर्ड नाम है कुछ जो ध्यान रखना है आपको कि मुजफ्फरपुर में किससे मिले थे, J.M. विल्सन से, और तिरहुत में किससे मिले थे वो जा कर के, तो जो है आपके पास मोसैड से, ठीक है। लेकिन वो भी जो है किसी भी तरीके से इनको हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और जब गांधी जी मोतिहारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे चंपारण छोड़ने का आदेश इनको दिया जाता है कि आप चंपारण जो है क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, धरनी बाबू, इन सब के साथ जो है वो दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे गांधी जी अपना इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं तो ब्रिटिशर्स पैनिक्ड हो जाते हैं, डरते हैं वो, और फिर वो 144 CRPC के वायलेशन के लिए इनको समन करते हैं और इनको बोला जाता है कि आप कोर्ट में शामिल होइए। और जब ये जाते हैं तो अपने सारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट करते हैं, और यहीं पे सिविल डिसोबीडियंस जो है आपका इंडिया में शुरू होता है। सिविल डिसोबीडियंस मतलब होता क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि आप अगर हमको कोई आज्ञा देते हैं तो विनम्रतापूर्वक हम उस आज्ञा का क्या करेंगे, अवहेलना करेंगे। दैट इज़ द सिविल डिसोबीडियंस।
अब गांधी जी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। और फिर इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, उनको लगा कि फिर अगर गांधी जी इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड एल्बर्ट गेट थे, उन्होंने एक एग्रेरियन कमेटी का फॉर्मेशन किया और गांधी जी को बोला गया कि आप भी इसके मेंबर बन जाइए और फिर जो भी आपके लोगों की जो समस्याएं हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो है एलसी अडानी जी थे, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रेड, जी रैनी और इसके हेड थे एफजी स्लाइव। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखना है अपने को कि एग्रेरियन कमेटी जो बिहार के अंदर चंपारण में बनाई गई थी उसके हेड थे एफजी स्लाई। मेंबर्स में गांधी जी भी थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। और इन लोगों ने अपनी समिति जो है रिपोर्ट 4 अक्टूबर 1917 को, यानी 4 अक्टूबर 1917 को जो है अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी और बोला गया कि भाई आप लोग जो है तिनकठिया सिस्टम जो है बिहार के अंदर वो ख़त्म कर दीजिए और जो भी इन्हेंस्ड रेंट है या जिसको आपने बढ़ाया है उसको भी ख़त्म कर दीजिए और जो इलीगल रिकवरी हुई है इंडिगो प्लांटर से उसका 25% आप वापस कर दीजिए। और ये बातें मान ली गई और वहाँ पे ये चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर ली गई। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो है जो आपके प्लांटर्स थे उन्होंने जो है चंपारण छोड़ दिया। अब कहता है कि यहाँ पे जब तक गांधी जी रहे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट भी वहाँ पे स्टार्ट किए, स्कूल्स भी खोले, कस्तूरबा गांधी जी भी वहाँ पे गईं और महादेव देसाई, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इन सब के मदद से वहाँ पे काफ़ी सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स गांधी जी के द्वारा बिहार के अंदर स्टार्ट किया गया। बहुत सारे स्कूल्स खोले गए, बहुत सारे मैन और वुमेन इसमें जो है शामिल होते हैं और ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सैनिटेशन, सोशल लेवल, सेल्फ रिलायंस, इन सब चीज़ों की जो है वहाँ पे बातें होती है। लेकिन उसी बीच गांधी जी को गुजरात में बुलाया जाता है अहमदाबाद के लिए, तो गांधी जी को बीच में ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये गांधी जी का अपना यहाँ पे प्रयोग था जो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा और इसके कुछ बेनिफिट्स ये रहे कि पहली बार खुल करके बहुत सारे नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लोगों के सामने जो है रखा और किसानों का उन्होंने समर्थन किया। अब कई बार कहा जाता है, इनके आलोचक कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले, कि वो गांधी जी चाहते तो 100% जो है 100% भी बात कर सकते थे, लेकिन वो 25% पे क्यों रहे। तो गांधी जी का ऐसा मानना है कि अंग्रेज़ जो है, जो प्लांटर्स थे, उन्होंने अगर 25% भी वापस किया है तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत ही शर्मिंदा की बात है। और यहाँ के बाद जो है गांधी जी एक जो है काफ़ी फेमस लीडर के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं और उनका एक काफ़ी क्लोज़ कनेक्शन जो है वो बिहार से बनता है। और जब जब गांधी जी ने कोई भी आंदोलन किया तो बिहार के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, तो थैंक यू।